the legs up and he'll be turning. He's turning him. He's turned him once. Reed trying to fight back. This could be the moment the bronze medal is won and lost. He turns him again and again and again, and that's it. And Yogeshwar Dutt of India wins a bronze medal. Tanatarov from Kazakhstan falls to the mat, beaten by Sushil Kumar. देश का तिरंगा फहराना पड़ेगा अगर आपको मान सम्मान चाहिएगा तो। हमारा बच्चा पहलवान बनेगा तो ये समझो हमारा बच्चा एमपी एमएलए मंत्री से भी बड़े पद पर जा रहा है। कोई रास्ते से जा रहा है तो उसको भी कहेंगे बच्चे पहलवान थोड़ा भाई साइड दिए। मैं कहूँगा यहाँ का वातावरण और एक लोगों की जो भावना है खेल के प्रति वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ का रिजल्ट है। क्योंकि रिजल्ट वहीं से आता है जहाँ परमात्मा का भी साथ हो और वातावरण भी हो और एक नस्ल होती है, तो वो नस्ल जो यहाँ हरियाणा की है वो बहुत अच्छी है। कुश्ती में रिजल्ट बहुत देर में, हर ये लंबी प्रक्रिया है कुश्ती की, तो इसमें बहुत लंबा समय देना पड़ता है। पैसे तो कभी भी कमा सकते हो आप, ओलंपिक चैंपियन नहीं बन पाओगे आप। आप जब हरियाणा के गांव में जाते हैं तो किसी भी राह चलते इंसान के मुंह से पहलवान और ओलंपिक के दो शब्द आसानी से सुन सकते हैं। पहलवानी और ओलंपिक का हरियाणा से क्या रिश्ता है, ये समझने के लिए एबीपी क्रिएटिव लैब की टीम हरियाणा पहुंच चुकी थी। हमारा प्राचीन खेल मल्लयुद्ध है। महाभारत रामायण काल से भी ये मल्लयुद्ध था, उसका प्रारूप बदलता गया, आज ये मैच पे है। तो हमारी शुरुआत मिट्टी से हुई है। तो मैं ये कहूँगा कि हमें अपने जो हमारी जो संस्कृति है, जो हमारा कल्चर है, उसको हमें छोड़ना नहीं है। 4 बार के ओलंपियन योगेश्वर दत्त जब मिट्टी की बात करते हैं तो सिर्फ अखाड़ों की नहीं, एक ऐसी जड़ की बात कर रहे होते हैं जो आज भी इस खेल को जिंदा रखे हुए हैं। मल्ल युद्ध की शुरुआत कम से कम 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से मानी जाती है। महाभारत और रामायण, रावण बाली युद्ध, भीम दुर्योधन युद्ध या भीम जरासंध युद्ध, हर युग में मल्ल युद्ध मौजूद है। यह जिक्र साफ करता है कि दंगल कुश्ती प्राचीन काल से ही लोकप्रिय थी और इस मल्ल युद्ध की परंपरा को हरियाणा की धरती ने खून में बसा लिया। तो एक हमारे खून में ही पहलवानी है। हमारे बाप दादा इसी चीज़ को मल्ल विद्या होती थी, पहले मल्ल युद्ध बोलते थे इसको, अब कुश्ती में बदली, फिर ये रेसलिंग कहने, ऐसे ऐसे चेंज होता चलेगा। हरियाणा में बहुत डीपली रूटेड कल्चर है जिसमें आप कबड्डी भी ले सकते हो, कुश्ती भी ले सकते हो और बॉक्सिंग भी ले सकते हो। बेसिकली कॉम्बैट स्पोर्ट्स शुरू से वो एग्रीकल्चरिस्ट रहे हैं, मेहनत करना उनके खून में रहा है। आप देखो कि जो आदमी खेत से जुड़ा है उस फिजिकली तो स्ट्रॉन्ग हो ही जाते हैं, चाहे वो हरियाणा हो, पंजाब हो। स्ट्रॉन्ग इसीलिए है क्योंकि वो बहुत जेनेटिकली थोड़ा सा, आप जब आप खेत में रहते हो, आपके फोर फादर्स, तो आप जेनेटिकली थोड़े ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हो। तो हरियाणा में आप देखो कि थोड़े जेनेटिकली स्ट्रॉन्ग शायद इसीलिए भी है क्योंकि खेत से बड़ा जुड़ाव रहा है लोगों का, और खेतों में अखाड़े बन जाते हैं, वहाँ पे मिट्टी होती है, तो वो एक कल्चर डेवलप हो गया। और धीरे 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 वो आज आप देखो हरियाणा में मुझे लगता है कम से कम 100-150 अखाड़े होंगे, और एक छोटा सा इकोसिस्टम जो शायद पूरे देश में होना चाहिए, वो हरियाणा में आज कुश्ती का वो इकोसिस्टम खुद ही बन गया है। किसी ने बनाया नहीं है, बट जनरेशनली वो बन गया। इस कल्चर को महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा सभी ने आगे बढ़ाया, लेकिन वक्त के साथ बदलना सबको नहीं आता, और यही वह मोड़ था जहां हरियाणा ने खुद को बदल लिया। मिट्टी की कुश्ती देखोगे तो पूरे देश में, पंजाब में मिट्टी कुश्ती थी, महाराष्ट्र में मिट्टी कुश्ती थी, हरियाणा में मिट्टी कुश्ती थी, यूपी में मिट्टी कुश्ती थी, दिल्ली में तो अखाड़े थे ही।
क्योंकि सबसे पहले एक समय में दिल्ली में खड़े होते थे, पूरे देश के पहलवान दिल्ली में प्रैक्टिस करने आते थे। पर हरियाणा के जो कल्चर में जो चीज़ें हैं, लड़ना, आप देखिए कि महाभारत हरियाणा में हुई, पानीपत की तीसरी लड़ाई पानीपत में लड़ाई हुई, तो वो चीज़ें तो हैं। पर मेरा मानना है कि मिट्टी के साथ साथ जब मैट का प्रचलन आया तो हरियाणा के पहलवानों ने मिट्टी के साथ साथ मैट पे भी ध्यान दिया, तभी हमारे मेडल आए हैं। पंजाब और महाराष्ट्र ने अपना जो उनका जो मिट्टी की कुश्ती थी उसको छोड़ा नहीं, उन्होंने मैट पे ज़्यादा ध्यान दिया नहीं, तो इसलिए वो पिछड़ गए। ओलंपिक मेडल, अगर आप ओलंपिक मेडल जीतना तो आपको मैट पे आना पड़ेगा। मिट्टी से मैट तक का यह बदलाव सिर्फ तकनीक का नहीं था, यह सोच का बदलाव था। हजारों सालों की यह परंपरा जब मैट पर उतरी तो महाराष्ट्र के पॉकेट डायनेमो केडी जाधव ने इसे एक नया मुकाम दे दिया। 1952 में जाधव ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। लेकिन फिर भारत 55 साल तक मेडल की राह देखता रहा। साल 2008 में सुशील कुमार ने ओलंपिक मैट पर ऐतिहासिक मेडल जीता और फिर 2010 में मॉस्को के मैदान पर चैंपियन रूसी पहलवान को हराकर भारत का पहला विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का खिताब जीता। यह सिर्फ मेडल्स नहीं थे, यह विश्वास था, एक यकीन था कि भारत दुनिया के मंच पर जीत सकता है। सोच की बात है सारा, ये सोच डेवलप हुई हमारी। पहले वो सोच ओलंपिक मेडल जीतने की सोच हमारी थी नहीं। और मेरी तो मैं बताऊं कि लिंडर पेश का जब 1996 में 96 में ब्रॉन्ज मेडल आया था, मैं घर पे टीवी देख रहा था, जब मेरे पिताजी ने बताई थी, न्यूज में आया था कि ऐसे ऐसे कि भाई ये ओलंपिक में मेडल आया है और 4 साल में एक बार ओलंपिक होता है। मेरे को पता भी तभी लगा था कि ओलंपिक भी कोई चीज़ होती है और 4 साल में एक भी होते हैं और सभी खेल एक साथ होते हैं। तब मेरे मन में आया था कि मेरे को भी ओलंपिक में मेडल जीतना है। तो वो सोच बचपन से बनी, वो धीरे धीरे बढ़ती गई, वो भूख बढ़ती गई और वो मेडल हमें मिला। मैं 4 ओलंपिक खेला, 2004 का, 8 का, 12 का और 16 का। सुशील का 2008 में मेडल आया, मैं काफ़ी नज़दीक से मेडल से दूर रहा था, पर एक रास्ता तो मिला था, बना था। सुशील का जैसे ही मेडल आया तो मैच पे ज़्यादा फोकस हो गया। उसके बाद कंटिन्यू अगली बार सुशील का और योगेश्वर का मेडल आया। उसके बाद आज तक लगातार ओलंपिक में मेडल चले हुए। तो बच्चे पहले हम ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने की सोचते थे, हर इंटरनेशनल कंपटीशन में हम पार्टिसिपेट करने की सोचते थे कि मेरा पार्टिसिपेट। अब हर बच्चा ओलंपिक मेडल नहीं, ओलंपिक चैंपियन बनने की सोच रखता है। यह कहानी एक खेल की नहीं, एक सोच की है, और हर कहानी एक फैसले से नहीं, एक आदत से शुरू होती है। जब मैंने कुश्ती पहली बार मैं खड़ेगा, मेरी उम्र 7 या 8 साल थी और मेरे लिए कोई प्री प्लान नहीं था कि मेरे को कुश्ती करनी है। मैं तो बच्चों के साथ खेलते हुए गांव में गया था। गांव में सभी बच्चे जाते हैं अखाड़ा, गांव में पहले अखाड़े होते थे, तो छोटे छोटे बच्चों के साथ मैं खेलते हुए ऐसे अखाड़े में गया था। और मिट्टी का अखाड़ा था, मेरे को उन बच्चों के साथ मिट्टी में खेलना अच्छा लगा। मेरे गाँव के बलराज पहलवान हुआ करते थे। कुश्ती के दौरान ही उनका देहांत हुआ था, लगभग 26 साल के थे जब उनका देहांत हुआ। कुश्ती के एक टूर्नामेंट में ही, बात के दंगल में उनका देहांत हुआ था। गांव में काफ़ी नाम सुना मैंने उनका, जिक्र चलता था उनका। तो फिर मेरे मन में आया था मेरे कोई पहलवान, बड़ा पहलवान बनना है। वो कहते हैं ना कि जीवन में कुछ बड़ा हासिल करने वाले लोग बहाने नहीं बल्कि रास्ते तलाशते हैं। गांव के अखाड़े में इनाम से लेकर नंगे पैर मैट पर खेलकर इस खिलाड़ी ने अपना रास्ता बनाया है। पहली बार मैं वजनी कुश्ती लड़ा में 22 kg में मैंने पार्टिसिपेट किया था। जो गांव में टूर्नामेंट करवाते हैं, तो मेरे को एक दीवार घड़ी मिली थी। मैं सेकंड आया था, मेरे को दीवार घड़ी मिली थी उसमें। तो उसके बाद फिर मैट भी मेरे गांव में एक, मतलब इतना अच्छा तो मैट नहीं था, वैसे एक फोम का मैट होता, उसके ऊपर कपड़ा होता था। वो मैट भी मेरे गांव में काफ़ी समय बाद आया था। तो ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट में मैं जीता, स्टेट में मैं जीता। तो साथ के साथ में मिट्टी में कुश्ती करते थे, पर मैट पे भी लड़ने की शुरुआत मेरी हो चुकी थी, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट और जो स्टेट होता था वो मैट पे होता था। तो नंगे पैर निक्कर में ही मैट पे कुश्ती लड़ते थे। तो वो शुरुआत बचपन से ही मेरी, मतलब मिट्टी में कुश्ती करता। पर जब स्टेट लेवल तक हम खेले हैं तो मैट पे कुश्ती होती थी, वो वहाँ पे मेरी शुरुआत मैट पे हो चुकी थी। गांव में एक आदमी को रिवॉर्ड मिलता था तो गांव के 10 लोग और प्रेरित होते थे। तो एक कहावत भी है ना कि आदमी, एक इंसान पूरे गांव को अपलिफ्ट कर सकता है। तो ऐसे ही रेसलिंग में एक रेसलर मास्टर चंदगी राम ने अपने पूरे गांव को अपलिफ्ट किया। आज भी वहाँ से प्लेयर हैं, ठीक है ना। आप योगेश्वर दत्त को ले लीजिए, आप बजरंग को ले लीजिए, आप उन लोगों को देख के लोग रेसलिंग में आने लगे। यह कहानी सिर्फ योगेश्वर दत्त की नहीं है, और न ही यह सिर्फ एक खेल की कहानी है, यह सर्वाइवल भी है। देखो लंबा ज़रूर है ये सिस्टम, 10 साल
तो मोस्टली बच्चे को लगते हैं। जिसके अंदर जुनून है, जो बच्चा मेहनत करता है, कंटिन्यू लगा रहेगा, इंजरी भी होती है फिर भी सारी अली जली ने झेलेगा, जैसे तैसे करके वो अपनी कामयाबी पा लेता है। और इसके बलबूते पे ऐसी बात नहीं कि नौकरी के भी बहुत चांस हैं। हम जैसे छोटे बच्चों को मोटिवेट करने लग जाते हैं कि भाई हमारा बेटा बेटी है, ये बड़े हो गए अच्छे पहलवान बने हैं। शायद हरियाणा की किस्मत अच्छी रही है कि वो स्पोर्ट्स को उन्होंने, सिर्फ रेसलिंग नहीं, आप किसी स्पोर्ट्स में भी अगर आप मेडल लेके आते हो तो आपको पैसे और नौकरी दोनों मिलती है। तो आप समझो इज्जत और शोहरत वो दोनों मिलती है। तो इसीलिए शायद बच्चे मोस्टली मिडिल क्लास परिवार से होते हैं, उनके लिए नौकरी बहुत इंपॉर्टेंट है और वो इसलिए शायद ज़्यादा मेहनत करते हैं क्योंकि उनको नौकरी मिल सकती है और नौकरी इज़ बेसिकली फाइनेंशियली सिक्योर होना। हरियाणा के जो परिवार है ना, वो पूरा फोकस अपने बच्चों पे रखते हैं। मेरे खेलने की बात नहीं है, कोई भी बच्चा कोई भी खेल खेलेगा तो पूरा परिवार उसके ऊपर लग जाएगा उसको कामयाब करने में। वो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं देखेगा, चाहे कहीं से उसको पैसे उठाने पड़े, उस बच्चे पे वो पूरा खर्च करेगा। एक जज्बा है कि भाई अगर कोई बच्चा खेल खेलता है तो उसको कामयाब करना है। सबसे ज़्यादा तो पढ़ाई से भागते हैं। हमारे यहाँ से बच्चे भी बहुत हैं, जैसे अगर बस स्कूल नहीं जाना चाहे कुछ करवा लो, फिर वो नशे की तरफ ज़्यादा बढ़ते हैं, बेरोजगारी हो जाती है, घर वाले पैसे नहीं देते, फिर वो गलत कामों पे चल पड़ते हैं। सबसे ज़्यादा तो नशा है, हरियाणा पंजाब में बहुत ज़्यादा चल रहा है। कई घर के बच्चे तो अपने बच्चों को यहाँ इसलिए रखते हैं कि नशे पते ना करें, अच्छी तरह खा पी लें, बस वहीं पे रहें और हमारे बच्चे बिगड़े ना। उनमें ना डिसिप्लिन जैसे अगर, लेकिन इंसान बने रहे, आगे जाके प्रॉब्लम ना आए उन्हें। इसीलिए अगर मैं अपनी खुद की बताऊँ तो मेरा अगर कोई मन करे तो मैं रशिया जाना चाहूँगा, दागिस्तान माय ड्रीम है। ये तो जैसे मैंने घर वालों के उससे किया था। कुश्ती सिर्फ ताकत की नहीं, हालात से लड़ने की भी लड़ाई है। मिट्टी से कुश्ती मैट पे आ गई है। मिट्टी में इतना ज़्यादा खर्चा नहीं होता था, घी दूध से अपने गांव में घी दूध दे देते थे और वो पहलवान तगड़ा हो जाता था। माता पिता के सहयोग के बगैर तो कोई पहलवान बन ही नहीं सकता। मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं अंडा भी नहीं खाता, तो ये कोई खाने से पहलवान नहीं बनता। और मेरा तो मानना है कि आप घोड़े को देखिए कितनी तेज भागता है, वेजिटेरियन है। आप ताकत में देखिए, हाथी को देखिए, वेजिटेरियन है पर ताकतवर है। और एक चीज़ मैंने जो फील करी है, जो मैंने खुद पे देखा है कि जो वेजिटेरियन होते हैं ना, स्टेमिना उनमें बहुत ज़्यादा होता है। डाइट आप जो भी खाओ, आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए जो आपके शरीर को नुकसान ना दे। रेसलिंग में जितनी डाइट इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा बॉडी। जब शरीर ही हथियार हो तो चोट सिर्फ दर्द नहीं होती, करियर का मोड़ बन जाती है। इंजरी ऑब्वियसली कॉम्बैट स्पोर्ट्स में इंजरी बहुत ज़्यादा होती है। फॉर्चुनेटली जो बड़े प्लेयर होते हैं उनको तो बड़े बड़े हॉस्पिटल में इलाज हो जाता है, ये हो जाता है, बट छोटे प्लेयर्स के लिए ये बहुत बड़ा इशू है। यहाँ पर हमारा खुद का मेडिकल सिस्टम ऑलरेडी इतना दबा हुआ है पेशेंट से कि वो शायद गवर्नमेंट के पास फंडिंग तो है, पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो उसको लैक करते हैं कि स्पोर्ट्समैन के लिए अलग से कोई फिजियोथेरेपी का आपको सरकारी वो नहीं मिलेगा, ठीक है ना, जो होना चाहिए। और अगर होगा भी तो उसको भी वही लोग अवेल कर सकते हैं जो शायद ऑलरेडी बड़े एथलीट हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि अगर आप शायद कोई 2-3 सेंटर बना भी दोगे तो वो ऑलरेडी प्रोमिनेंट एथलीट से ही भरे रहेंगे। छोटों वालों को फिर भी शायद वो मौका नहीं मिल पाएगा और पैसे हैं नहीं, तो इट गेट्स डिफिकल्ट। इतना आसान है नहीं, ये फैक्ट है। अब मैं बस क्या ही बताऊँ, मेरी लाइफ जर्नी बहुत ही हार्ड है। जीने का ही मन नहीं करता कई बार तो। चोट ऐसी लग जाती है, सब सारा मनोबल टूट जाता है, फिर सोचता हूँ छोड़ देता हूँ रेसलिंग। इंजरी से तो बचाना बहुत जरूरी है। इंजरी 3 तो ऑपरेशन हो चुके हैं मेरे करंटली में। अच्छा, हाँ जी। क्या नी के 2 नी के 1 पेट का। अगर कोई ओलंपिक मेडलिस्ट आज है तो उसको किसी की जरूरत ही नहीं, उसको सरकार ही इतना कुछ कर रही है। जरूरत तो इनको है ना जो ग्रास रूट पे, जो गरीब परिवार से निकल के आते हैं। एक
OGQ है, ओलंपिक गोल्ड कोस्ट। जूनियर बच्चों को वो भी काफ़ी मदद करती है। आपको फिट रहना बड़ा ज़रूरी है। मेरे दोनों पैरों के 5 ऑपरेशन हुए हैं, ACL, MCL, मेनिस्कस, डिस्क स्लिप मेरी हुई, काफ में दिक्कत मेरे को हुई, शोल्डर इंजरी मेरे को हुई, इंजरी बड़ी ज़्यादा हुई है। और ये लगाइए कि मेरा 1 साल तो मैट पे रहता था, 1 साल मेरा अपनी रिहा में चलता था। कभी नी इंजरी है, कभी बैक इंजरी है, कभी शोल्डर इंजरी है। मतलब एक कुछ समय मेरा जो जितना भी लंबा मेरे कुश्ती करा है उसमें 4-5-6 साल तो मेरा पूरा इंजरी में निकले हैं और पूरे के पूरे साल निकले हैं। 10-15 साल 20 साल पहले किसी पहलवान का इंजरी होती तो ऑपरेशन भी नहीं, कुछ भी नहीं, खत्म कैरियर। ऐसा समय भी था कि पहलवान है, इंजरी हुई और बिल्कुल कैरियर खत्म होगा, ऑपरेशन का भी नहीं पता था, वो कुछ था ही नहीं सिस्टम वो। तो बहुत से क्या था, कितने खिलाड़ियों का जीवन बर्बाद हुआ ऐसे ही। यह वह लड़ाई है जहां हर चोट के बाद वापस उसी मैट पर लौटना पड़ता है। और शायद यही वजह है कि जो लोग हार नहीं मानते वह रेसलिंग को अपना सब कुछ मान लेते हैं और सीधे हरियाणा पहुंच जाते हैं। अभी तो हरियाणा इंडिया में, हरियाणा मतलब स्पोर्ट्स में सबसे टॉप ही चल रहा हर चीज़ में। मैं कोल्हापुर में भी गया हूँ, उधर भी देख के आया हूँ। कोल्हापुर में भी ठीक है पहलवानी, मगर इतना ज़्यादा नहीं जितना हरियाणा के मतलब स्पोर्ट्स में हम जाते हैं स्टेडियम वगैरह में। बच्चे मतलब माँ बाप उनके बच्चों के साथ आते हैं करवाने के लिए। J&K में इस चीज़ का बहुत कम स्कोप है, कुछ ऐसा नहीं है, ऐसी सुविधा कुछ नहीं है। वही गाँव में जैसे पुराने रीति रिवाज से लड़ते आए हैं, अभी तक भी वही रीति रिवाज चल रहा है। ऐसे जोर जकड़ की पहलवानी, कोई सिखाने के लिए कोई कोचेस वगैरह कोई ऐसा वो नहीं है। कोचिंग में सुधार करने का भी जरूर था। मैं कोचिंग लेवल हमारा भी उस लेवल का नहीं है कि कुछ कोच अच्छे हैं पर पूरे देश में अच्छे नहीं है ना। अगर पूरे देश में अच्छे होते तो आपको बिहार से भी, मणिपुर से भी, तमिलनाडु से भी, वहाँ से भी खिलाड़ी निकलते मिले, पहलवान निकलते। तो कोचिंग वहाँ पे हैं, पहलवान हैं, नेशनल होता तो वहाँ से टीम भी आती हैं, पर वो पहलवान उस लेवल के नहीं आते क्योंकि वहाँ पे कोचिंग सिस्टम अच्छा नहीं है। हरियाणा में काफ़ी बच्चे, महाराष्ट्र से भी बच्चे हैं, अलग अलग जगह से यहाँ पे आते हैं। यहाँ भी हैदराबाद के बच्चे भी हैं, राजस्थान के बच्चे भी अकेडमी में हमारे। फिर कोचिंग सिस्टम तो वहाँ तो डेवलप नहीं हो ना, वो यहाँ के सीख रहे हैं ना। मेरे नाम है कल्याणी, मैं आंध्र प्रदेश से हूँ, प्रकाशन डिस्ट्रिक्ट से। पहली बार मैं हरियाणा में आई हूँ बाहर प्रैक्टिस के लिए। जब साक्षी मालिक ने मेडल लेके आई थी तब मेरी उसको देख के मेरे मोटिवेशन होती थी और हमेशा मैं ये सोचती थी मन में, मैं हरियाणा में जाऊँ, वहीं रह के मैं प्रैक्टिस करूँ, ये मेरी इच्छा था। आज तक मैं हरियाणा में आने के बाद एक बार भी मैं अपने स्टेट में कभी नहीं हार गई। मैं हर साल फर्स्ट आती हूँ। मुझे देख के सभी लड़कियाँ वहाँ पे पीछे हटती क्योंकि उसका बस इतना वो दिमाग में बात है, ये लड़की हरियाणा में प्रैक्टिस करती है, ये प्रैक्टिस में है। एक तरफ पूरा इंडिया है, एक तरफ से हरियाणा। इसीलिए सर यहाँ पे एजुकेशन की नीड नहीं है खिलाड़ी बनाने के लिए। यहाँ पे पेरेंट्स फोर्स नहीं करते तुम सिर्फ खिलाड़ी छोड़ दो, ये करो वो कर लो। पेरेंट्स खुद ही आगे पीछे खड़े होता है अपने बच्चों के लिए, तुम खिलाड़ी बन जाओ, तुम्हारे लिए मैं खड़े होता हूँ। अब हरियाणा सिर्फ एक राज्य नहीं, ये देश का रेसलिंग हब बन चुका है। कभी सिर्फ दंगलों और इंटरनेशनल इवेंट तक सीमित रहने वाली रेसलिंग अब एक प्रोफेशनल लीग भी बन चुकी है। इससे सबसे बड़ी बात यह है कि जब कोई लीग आती है ना तो वो कंटिन्यू टीवी पे चलती है, उसको सभी देखते हैं और जो बच्चे उसमें खेलते हैं उनको आर्थिक मदद मिलती है। और ऐसे खेलों में आर्थिक सहयोग बड़ा ज़रूरी है। और डेली जब देखते हैं तो कोई ना कोई बच्चा भी देखता है उसको, उसके मन में आती है कि हमें भी कुश्ती करनी है, क्योंकि जो दिखेगा ना लोग उसकी तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं। आप क्रिकेट को देखिए, हर रोज चलता रहता है, तो हिंदुस्तान में से ज़्यादा क्रिकेट खेलने वाले हैं। जो चीज़ दिखेगी नहीं तो उसको लोगों को पता कैसे लगेगा। उसके साथ साथ जब ये चीज़ें आएंगी तो खिलाड़ियों का भी, पहलवानों का भी मनोबल बढ़ेगा। पर अपने देश में ही जब ये लीग होगी तो एक वेट में 4-4, 5-5 बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे यहाँ पे।
तो कितने बच्चे हो गए, और जब लीग चलेगी तो वेट भी बढ़ेंगे। आज शायद 5 वेट लड़कों के हैं या 4 या और 3-4 लड़कियों के हैं, तो फिर 6 वेट हो जाएंगे, तो ज़्यादा बच्चों को मौका मिलेगा और कंपटीशन मिलेगा, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलेगी। सबसे ज़्यादा फ़ायदा ही एथलीट्स का है। जो एथलीट साल में 10 लाख रुपए, जिनके लिए बहुत बड़ी बात थी, आज उनको 10 लाख रुपए मिनिमम मिल रहे हैं। तो अगर किसी को 10-12 लाख रुपए मिल रहे हैं तो दैट इज़ गुड इनफ। वो अपने पूरे साल अपने आप को सस्टेन कर सकता है, अपने लिए एक ट्रेनर अपॉइंट कर सकता है, अपने लिए फिजियो अपॉइंट कर सकता है और अगले साल के लिए प्रिपेयर कर सकता है। ऐसे बहुत सारे रेसलर्स हैं जो उस पैसे को अपने ऊपर लगाएं, जो आज उनको PWL से मिले हैं। अपने लिए एक अच्छा फिजियो रखे, कोच रखे, मेंटल कोच रखे। जब आपको पैसे मिले तो आप खर्चोगे तो तभी उसका फ़ायदा है, अगर आप उसको बैंक में डालोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। और ये भी एजुकेशन है बेसिकली। एक प्रॉब्लम ये है कि वो पैसा तो मिल गया लेकिन एजुकेशन नहीं है। वो एजुकेशन भी लीग्स की जिम्मेदारी है उनको दे। हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या जो मेरे को लगता है मौसम की है। यहाँ पे अगर आप देखोगे एक 12 महीने में सही तो 4-5 महीने ही होते हैं। अगर गर्मी में आप, क्योंकि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 5 महीने थोड़े मौसम अच्छा रहता, नहीं तो फिर पूरे गर्मियाँ ही रहती हैं। उसमें वो परफॉर्मेंस बढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। यहाँ पे खिलाड़ी, जो भी खिलाड़ी हैं, अपने हार्डवर्क से करते हैं, अपने कठिन परिश्रम से करते हैं। अब रशिया में जाओगे, आप किसी भी कंट्री में जाओगे तो वहाँ का मौसम बड़ा अच्छा होता है, हर महीने बड़ा अच्छा मौसम रहता है। एक खान पान उनका बड़ा अच्छा है, खान पान की हमारे यहाँ पे समस्या है। ये जो मिलावटी और ये नकली चीज़ें हैं, ये परफॉर्मेंस को रोकती हैं। उसके बाद भी हमारे खिलाड़ी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है ये। जिस दिन यहाँ पे हमारा खान पान, रहन सहन अच्छा हो जाएगा तो और ज़्यादा हमारे मेडल आएंगे। और जितने प्रैक्टिस हमारे भारतीय खिलाड़ी करते हैं, भारतीय पहलवान और खिलाड़ी भी करते हैं, इतनी दुनिया में कोई नहीं करता। मैं हर कंट्री में गया हूँ, क्यूबा हम गए हैं, रशिया हम गए हैं, अमेरिका हम गए हैं, बुल्गारिया हम गए हैं, जॉर्जिया हम गए हैं। हमारी इतनी ट्रेनिंग को करता ही नहीं, जितनी वो 2 टाइम में करते, इतनी तो हम 1 टाइम, उससे ज़्यादा हम 1 टाइम में प्रैक्टिस कर लेते हैं। पर फिर भी उन पर पैंसों की ताकत, नेचुरल जो वहाँ पे चीज़ें हैं ना, क्लाइमेट है जो, वो उसका बड़ा फर्क है। हमारे यहाँ सबसे पहले कमी है कि इंफ्रा बहुत हाईएस्ट स्टैंडर्ड का नहीं है। अगर आप इंडिया से बाहर जाओ तो जो एक ओलंपिक एथलीट विनर को जो इंफ्रा मिला हुआ है वही एक नौसिखियों को मिलता है। आप कोलोराडो जाओ तो वहाँ पे जो रेसलिंग सेंटर है, वहाँ पे ओलंपिक चैंपियन भी ट्रेन कर रहा है और बहुत ही नया बच्चा भी ट्रेन कर रहा है, तो वो वहाँ पे उनके पास वो एडवांटेज है। साइंटिफिक कोचिंग यस एडवांटेज है। हमारे यहाँ बहुत सारे रेसलर्स शायद इसलिए मेडल नहीं ले पाए क्योंकि उनके पास, जब वो अपने टाइम में, आज से 20-25 साल पहले, उनके पास वो साइंटिफिक मेथड नहीं था, वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स नहीं थे जो आज अवेलेबल हैं और आज लोग यूज़ भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। बट एज यू सेड कि वो बाद में यूज़ करते, पहले किसी के पास नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा स्टेट गवर्नमेंट्स को थोड़ा सा और देखना पड़ेगा कि आप ज़्यादा सेंटर बनाओगे, ज़्यादा स्पोर्ट्समैन को रिक्रूट करोगे, वहाँ पे ज़्यादा बच्चे आएंगे तो वो डेवलपमेंट हो सकती है। अदरवाइज़ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के लिए बहुत मुश्किल है छोटे स्पोर्ट्स में पैसा डालना, क्योंकि कोई आउटपुट नहीं है। वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट शायद थोड़ा और एक्टिवली इन्वॉल्व हो सकती थी, जो नहीं हुई। जब कोई मेडल ले आता है तो बड़े बड़े उद्योगपति उसको गाड़ी भी दे देते हैं, घर भी दे देते हैं, लेकिन वो लोग उस पैसे को अगर शायद पहले लगाएं तो गाड़ी और घर देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और उस पैसे से कम भी 7 लोग गाड़ी लेने लायक बनेंगे। जिसको आप एक गाड़ी दे रहे हो, अगर 40-50 लाख की गाड़ी आपने एक एथलीट को दे दी, 50 लाख का अगर आप एक 20 लाख का सेंटर बना के 30 लाख रुपए उसके 2 साल की फंक्शनिंग में डाल दो, तो शायद वो जो एक एथलीट है, वैसे 4 एथलीट और तैयार हो सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेट है हमारे यहाँ कि हमारे यहाँ पैसा ही स्पोर्ट्समैन को बाद में मिलता है, फैसिलिटी भी बाद में मिलती है। सिर्फ कुछ चुनिंदा हैं एथलीट जिनको, जो नेशनल जीत लेते हैं तो उसके बाद उनको जो सरकारी प्रोग्राम्स है, ओलंपिक गोल्ड और ये वाले, इनमें एनरोल हो जाते हैं तो वहाँ से पैसा मिलता है। बट वो भी चुनिंदा है, 10-20 लोग होते हैं, ठीक है ना। वो सारा पैसा उन 20-25 लोग पे मिलता है। 25 लोग पे पैसे लगाओगे तो सक्सेस रेट स्पोर्ट्स में बहुत कम होती है, 5%, इसलिए मेडल भी 5 ही आते हैं। आप देखो कि जो भी स्पोर्ट्स है ना, वो बहुत ही एरिया स्पेसिफिक स्पोर्ट्स है हमारे यहाँ। बहुत ही सेंटर्स, बहुत ही सेंट्रलाइज्ड नहीं है, बहुत पॉकेट्स में है, तो वो कॉन्सेंट्रेटेड है सब कुछ। आपको बैडमिंटन हैदराबाद में ही है, आप स्विमिंग जाओगे तो शायद बेंगलोर में स्विमिंग का ज़्यादा सेंटर है। तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूटेड है पॉकेट्स में, तो जो
अगर हरियाणा का कोई अच्छा स्विमर है जिसके पास पैसे नहीं है, उसके लिए बेंगलोर जाके स्विमिंग करना बहुत मुश्किल और बहुत मनी कंज्यूमिंग हो जाता है, और वो इवेंचुअली नहीं करता। ग्राउंड किसी का नहीं है, ग्राउंड प्लेयर का है। जो आएगा ग्राउंड उसका है। ग्राउंड पे आना डे इन डे आउट सेम प्रोसेस, वो बोरिंग भी होता है। आप रेसलिंग लो, कबड्डी लो, कुश्ती लो, सेम प्रोसेस डेली रिपीट करना बहुत मुश्किल होता है। मेंटली आदमी बहुत परेशान हो जाता है, रन नहीं बनते तो बहुत परेशान होता है, लेकिन अगले दिन फिर उठ के आओ। आज आप कुश्ती में हार गए, अगले दिन आओगे, अगर नहीं आओगे तो ख़त्म हो जाएगा। स्पोर्ट्स बहुत ही प्रोग्रेसिव है, हमें लगता नहीं है क्योंकि हम सेम चीज़ करते हैं, बट स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव है। अगर आप नहीं आओगे तो प्रोग्रेशन ख़त्म हो जाएगी, और सेम चीज़ रिपीट करने से ही प्रोग्रेसिव है। आपको नई चीज़ रोज़ नहीं सीखनी है। प्रोग्रेसिव इसलिए है कि आप एक चीज़ के मास्टर हो जाते हो, और मास्टर होना इज़ ऑब्वियसली प्रोग्रेशन। आप रोज़ कोई मास्टर नहीं हो सकता। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि फील्ड जो है उसी का है जो कंसिस्टेंट है, जो कंसिस्टेंटली एक चीज़ को लाखों बार रिपीट कर सकता है। ये कहानी जीत की नहीं, ये कहानी कोशिश की है। हर मेहनत मेडल में नहीं बदलती, हर सपना ओलंपिक तक नहीं पहुंचता, लेकिन जो मिट्टी में उतरता है वह हारता नहीं, वह बनता है पहलवान। शायद यही वजह है कि हरियाणा में कुश्ती सिर्फ खेल नहीं, एक विरासत है।